हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5th डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का, जिसमें हम लोग माइटोसिस पूरा देखेंगे। ठीक है, आज इस पार्ट में हम लोग पूरा माइटोसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल पार्ट 1 to 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे सेल साइकिल के। हमने देखा कि कैसे सेल साइकिल फ्यूजन होता है, कैसे G2 to M प्रोग्रेशन होता है, तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं विद PYQs। आज हम लोग देखेंगे माइटोसिस और फिर उसके बाद कुछ PYQs देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात की जाए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सेल है, ठीक है, जैसे ये सेल है। अब इसमें आपका फर्स्ट हो गया आपका, अगर हम इंटरफेस में बात करें, G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। ठीक है, अब ये होता है M फेज। तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस में। अब इस M फेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले होता है आपका प्रोफेज। सबसे पहले क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक है। चाहे हम माइटोसिस की बात कीजिए, चाहे म्योसिस की बात कीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं प्रोफेज की तरफ। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है कि ये देखिए, आपका न्यूक्लियर एनवलप है। आप याद कीजिए, G2 to M जब प्रोग्रेशन हो रहा था तो क्या होता था? न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन। हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनवलप क्या होता था? ब्रेकडाउन होता था। और कैसे होता था? लेमिन प्रोटीन्स पर CDK1 क्या कर देता था? फॉस्फोराइलेशन कर देता था, जिसकी वजह से लेमिन प्रोटीन क्या हो जाती थी? डीपॉलीमराइज। ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनवलप क्या होता था? ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता था। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप अभी भी आपको दिख, न्यूक्लियर एनवलप स्टिल एग्जिस्ट करेगा, बट क्या हो जाएगा? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। देती हूँ, बट डिसअपियरिंग। ठीक है, बट, ठीक है। अब आगे बात की जाए, देखिए ये जो आपके सेंट्रोजोम है, ये आपके सेंट्रोजोम्स हैं। ये सेंट्रोजोम क्या कर रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं, अपोजिट अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रोजोम्स स्टिल डेवलपिंग द अपोजिट पोल्स। स्पिंडल फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है। देखो, स्पिंडल फॉर्मेशन बन रही है, फॉर्मिंग माइटोटिक स्पिंडल। स्पिंडल फॉर्मेशन कंटिन्यू है बनना। उस कंडेंसेशन एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिएगा, अभी हम लोग ये लाइंस पढ़ते हैं। एट प्रोफेज द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्लोजली एसोसिएटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स कंडेंस। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगी? कंडेंस होंगी। आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? माइटोटिक स्पिंडल असेंबल्स बिटवीन द 2 सेंट्रोजोम्स विच हैव रेप्लिकेटेड एंड मूव्ड अपार्ट। ठीक है, जो आपके सेंट्रोजोम है क्या है? अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। फॉर सिंप्लिसिटी ओनली 3, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने क्या है? 3 ही क्रोमोसोम्स को शो किया है। तो आपको आई होप प्रोफेज समझ आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक चीज और देखो, देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड होती है। सिस्टर क्रोमेटिड आई होप आप लोगों को मतलब पता होगा। ये एक क्रोमेटिड हो गई और इसके साथ ही ये दूसरी क्रोमेटिड, ये होती है सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या हो गई? सिस्टर। ये एक क्रोमेटिड हो गई, ये वन, और वो दूसरी वाली तो हो गई सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या है? क्रोमेटिड। तो ये हो गई सिस्टर क्रोमेटिड। और यहाँ पर क्या होता है? आपके काइनेटेकोर्स होते हैं। क्या होते हैं? काइनेटेकोर। ग्रीन कलर में बना रही हूँ। ये क्या है? काइनेटेकोर प्लेट होती है। हर सिस्टर क्रोमेटिड पे क्या होगा? काइनेटेकोर प्लेट। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे काइनेटेकोर, रेड कलर में काइनेटेकोर। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप स्टिल एग्जिस्ट करता है, बट डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, अभी भी माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और आपके थिकनिंग होती है, क्रोमोसोम कंटिन्यू रहती है। और लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर क्रोमोसोम अभी स्पिंडल से अटैच नहीं हुए हैं। क्रोमोसोम अभी नहीं अटैच हुए हैं, अभी होंगे आगे चल के। ठीक है, तो प्रोफेज आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रोमेटाफेज पर। प्रोमेटाफेज में ध्यान से देखो, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक फेज होती है प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। देखो,
यहाँ पर आपको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप का क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। ठीक है, तो देखो लिख रहा है प्रोमेटाफेज स्टार्ट्स एब्रप्टली विद द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। क्रोमोसोम कैन नाउ अटैच टू स्पिंडल। क्रोमोसोम कहाँ मूव कर गए हैं, अपोजिट पोल पर मूव कर गए हैं। क्रोमोसोम कहाँ मूव कर गए हैं, नॉट क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम कहाँ मूव कर गए हैं, अपोजिट पोल पर मूव कर गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कैन नाउ अटैच टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। अब क्रोमोसोम किससे अटैच हो सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, आपके क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे अटैच हो सकते हैं, ये स्पिंडल जो ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है, इनसे अटैच हो सकते हैं आपके क्रोमोसोम एंड अंडरगो एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, बस ये छोटे छोटे फेजेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेटाफेज पर। मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ध्यान से सुनना। मेटाफेज में देखो बच्चों क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं वो काइनेटोकोर प्लेट से अटैच होती हैं। देखो मैं बता रही हूँ कैसे। सपोज करो ये आपका सेंट्रोजोम है, ठीक है, ये सपोज करो ये आपका सेंट्रोजोम है, ये स्पिंडल्स निकली हुई हैं, ये स्पिंडल वहां से निकली हुई है, ये सेंट्रोजोम है आपका, यहाँ से स्पिंडल निकली हुई है, और ये मैं बना रही हूँ आपका क्रोमोजोम, ये आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, ये क्रोमोजोम है। ठीक है, अब ये हो गई काइनेटिक प्लेट, ध्यान से समझना, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई आपकी काइनेटोकोर प्लेट। ठीक है, अब देखो ये स्पिंडल जो है, स्पिंडल फाइबर्स, देखो ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, तो हर सिस्टर क्रोमेटिड के मतलब हर क्रोमेटिड से एक काइनेटोकोर प्लेट होगी अटैच, और हर काइनेटोकोर प्लेट से एक स्पिंडल अटैच होगा, मतलब स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होगा काइनेटोकोर प्लेट से। देखो इस तरीके से सेपरेशन होगा। जब ये स्पिंडल क्या होगी, छोटा होना, देखो अभी स्पिंडल ने क्या किया, इस काइनेटोकोर प्लेट से अटैचमेंट कर लिया, ये काइनेटोकोर प्लेट से इस स्पिंडल ने अटैचमेंट कर लिया। इन द सेम वे ये वाला काइनेटोकोर प्लेट है और ये स्पिंडल है। अब फिर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स कंडेंस होना शुरू होती हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर कंडेंस होना शुरू होती हैं, तो ये एक अपने पोल की तरफ चली जाती है और ये क्रोमेटिड इस पोल की तरफ आ जाती है, मतलब ये एक सेल के लिए चली जाएगी और ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सेल की तरफ के लिए चली जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, अब सिस्टर क्रोमेटिड पे क्या होता है कि हर ईच सिस्टर क्रोमेटिड के लिए काइनेटोकोर प्लेट होती है, तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल के लिए चली जाएगी, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल के लिए चली जाएगी। तो देखो क्या होता है मेटाफेज में कि पहले तो क्रोमोसोम्स जो हैं अलाइंड होते हैं इक्वेटर पर, देखो दिख रहा है ये क्रोमोसोम्स क्या है, अलाइंड हो रहे हैं इक्वेटर पर, बीच में अलाइंड हो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो देखो पढ़ो, द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, midway between the spindle poles. The kinetochore microtubule attach each sister chromatid to opposite pole of the spindle. तो देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा होगा, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको हाईलाइट करके, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, देखो हाईलाइटर का, ये देखो मैं रेड बना रही हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला स्पिंडल इस वाले इससे अटैच कर रहा है, पर्पल यूज करती हूँ। ठीक है, और ये वाला स्पिंडल इस वाले से अटैच कर रहा है, देखो अगेन ये स्पिंडल इस काइनेटोकोर प्लेट से अटैच कर रहा है, ये स्पिंडल इस वाले काइनेटोकोर प्लेट से, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो ये वाला काइनेटोकोर प्लेट पे स्पिंडल यहाँ अटैच होगा, देन दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड के लिए एक और काइनेटोकोर प्लेट होगी, मतलब हर सिस्टर क्रोमेटिड की अपनी काइनेटोकोर प्लेट होगी, उससे स्पिंडल अटैच करेगा। फिर स्पिंडल छोटी होती है, मतलब स्पिंडल क्या होगी, कंडेंस होगी भाई, क्योंकि क्या होगा, अब एक सेल से दो सेल बनेंगे ना, जब दो सेल बनेंगे, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो एक सेल में एक सिस्टर क्रोमेटिड जाएगी, एक सेल दूसरे सेल में दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड जाएगी। तो ऐसे समझो कि ये वाला एक सेल बनेगा भाई और ये दूसरा सेल बनेगा, तो ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड इस सेल में चली जाएगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड इस सेल में चली जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये बहुत ध्यान रखना, ये आपको मियोसिस में फिर डिफरेंस करने में काम आएगा।
यहाँ पर काइनेटोकोर प्लेट है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये काइनेटोकोर प्लेट, तो ये इधर खिंच गई, ये इधर खिंच गई। समझ आई बात? इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइंड होते हैं इक्वेटर पर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ द सेंट्रोसोम मस्ट अटैच टू ईच सिस्टर क्रोमेटिड। जरूरी अटैच करनी ही चाहिए। अगर नहीं अटैच करेगी तो चेक पॉइंट डेवलप होगा। मैं चेक पॉइंट वाला केस समझाऊंगी। चेक पॉइंट डेवलप होगा अगर सपोज करो कि अगर यहाँ पर अटैच नहीं हुई, यहाँ पर काइनेटोकोर प्लेट फ्री रह गई, यहाँ पर काइनेटोकोर प्लेट फ्री रह गई, स्पिंडल अटैच नहीं हुई, तो क्या होगा? चेक पॉइंट डेवलप होगा। अब हम आगे चेक पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखो अब मेटाफेज से क्या आएगा? एनाफेज आएगा, ठीक है। मेटाफेज से क्या आएगा? एनाफेज। तो ध्यान से देखना, पहले मैं तुम लोगों को कुछ चेक पॉइंट समझाती हूँ, वो बहुत जरूरी है ये, ठीक है। कैसे जब एनाफेज में, जब मेटाफेज से एनाफेज प्रोग्रेशन होता है तो कैसे चेक पॉइंट डेवलप होता है। देखो ये आपकी क्या है? ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये आपकी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये हो गई आपकी काइनेटोकोर प्लेट्स, ये काइनेटोकोर प्लेट्स, ठीक है। अब भैया अगर सपोज करो यहाँ पर तो स्पिंडल अटैच हो गई, पर यहाँ से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो भाई क्या होगा? ये पूरी की पूरी एक सेल में चली जाएगी। भाई ये क्या होगी? पूरी की पूरी सिस्टर क्रोमेटिड ही पूरी एक सेल में चली जाएंगी, दोनों कॉपीज ही। जबकि हमें क्या करना है? एक सिस्टर क्रोमेटिड को एक में भेजना है एक सेल में, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को दूसरे सेल में भेजना है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का अटैचमेंट होना जरूरी है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो क्या होगा? तो देखो समझना मेरी बात। देखो पहले हम लोग नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं। पहले हम क्या लेके चल रहे हैं? नॉर्मल केस। सपोज करो नॉर्मल केस मीन्स कि दोनों काइनेटोकोर प्लेट से स्पिंडल फाइबर अटैच हुई हैं, ठीक है। दोनों जो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड है पूरी, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हुई है। तो देखो क्या होता है? CDC20, ठीक है। CDC20 क्या करता है? APC को एक्टिवेट करता है। CDC20 क्या करेगा? APC को एक्टिवेट करेगा। कैसे? APC क्या है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। CDC20 बाइंड कर जाता है APC से और APC को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। अब देखो APC क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। APC क्या है? एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, यूबिक्विटिन लाइगेज, ठीक है। अब क्या हुआ? तो APC क्या करेगी? यूबिक्विटिनेशन करेगी। भाई अब APC क्या हो गई? एक्टिव हो गई, तो वो क्या करेगी? यूबिक्विटिनेशन करेगी। तो APC क्या करती है? CDK1 साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, आपके एम फेज में। तो APC क्या करती है? साइक्लिन B पर यूबिक्विटिनेशन कर देती है। क्या करती है? APC साइक्लिन B पर, आपको याद हो मैंने आपको बताया था साइक्लिन का कोई भी रोल नहीं होता फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से। साइक्लिन का रोल कहाँ आता है? राइस, साइक्लिन की कंसंट्रेशन राइस होगी या फॉल होगी। तो अब क्या होगा? साइक्लिन का क्या हो जाएगा? यूबिक्विटिनेशन, ठीक है। तो साइक्लिन का यूबिक्विटिनेशन हो गया तो साइक्लिन क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। अब साइक्लिन डिग्रेड हो गया तो क्या हो जाएगा? CDK1 इनएक्टिव हो जाएगा। CDK1 क्या हो गया? इनएक्टिव। अब CDK1 अगर इनएक्टिव हो गया तो क्या सेल कहाँ मूव कर जाएगी? इंटरफेस में। बात समझ आई? नहीं, CDK1 हो गया ना, तो ठीक है, बस इतना ही। अगर अब क्या होगा? CDK1 क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा नेक्स्ट? आपका APC और क्या करेगी? सिक्यूरिन को क्या करेगी? यूबिक्विटिनेशन कर देगी। सिक्यूरिन पे क्या कर देगी? यूबिक्विटिनेशन। तो क्या हो जाएगा? सिक्यूरिन पे यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा तो सेप्रेस एंजाइम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। सेप्रेस क्या था? अभी तक इनएक्टिव था। अब सेप्रेस क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। सेप्रेस एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है? कोहेसिन को डिग्रेड कर देता है। सेप्रेस क्या करता है? कोहेसिन को डिग्रेड कर देता है। और कोहेसिन डिग्रेड होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड, भैया देखो कोहेसिन प्रोटीन की वजह से दोनों आपस में अटैच थी, ठीक है। अब कोहेसिन डिग्रेड हो गया तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। बात समझ आई कैसे रोल प्ले करता है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भाई, एक मिनट को। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या होता है कि आपका CDC20 APC को एक्टिव करता है, ठीक है। APC एक्टिव हो गई, वो एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, वो क्या करेगी? साइक्लिन B को यूबिक्विटिनेशन कर देगी और सिक्यूरिन को यूबिक्विटिनेशन कर देगी।
जैसे ही साइक्लिन बी पे यूबिक्विटिनेशन हो जाता है, सीडी क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और सीडी के वन का इनएक्टिव होने का मतलब समझ रहे हो कि सेल क्या होगी, एग्जिट करेगी माइटोसिस को। भाई माइटोसिस उसे खत्म करनी है ना सेल को, तो सेल क्या करेगी, एग्जिट करेगी माइटोसिस। ठीक है, मतलब सेल की पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट ही होगी ऑब्वियसली। और अगर सिक्वेरिन पे यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेपरेज एक्टिवेट हो जाएगा। सेपरेज एक्टिवेट हो गया, इट मींस दैट कोहेसिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। कोहेसिन का डिग्रेडेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं एबनॉर्मल केस। अभी तक तो नॉर्मल केस था भैया। एबनॉर्मल केस में क्या हुआ, मान लीजिए इस साइड आपका एक साइड पर स्पिंडल फाइबर ने अटैच नहीं किया, स्पिंडल फाइबर नॉट अटैच। इस साइड पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हुई। जब स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होती ना, काइनेटोकोर प्लेट फ्री होती है, तो दो प्रोटीन्स होती है बब और मेड, ये क्या करती हैं, बाइंड कर लेती हैं। बब और मेड क्या करती हैं, इस काइनेटोकोर प्लेट से बाइंड कर लेती हैं। बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसकी वजह से मेड प्रोटीन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब क्या हो गई, मेड एक्टिव हो गई। बब और मेड ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया और मेड क्या हो गई, एक्टिव हो गई। जैसे ही ये मेड प्रोटीन एक्टिव होती है, ये क्या करती है, CDC20 से बाइंड कर लेती है। CDC20 से बाइंड कर लिया तो ये APC को एक्टिव नहीं होने देगी। क्या नहीं करने की, ये APC को एक्टिव नहीं होने देगी। अब अगर ध्यान से सुनो, अब सोचो, अगर APC एक्टिव नहीं होगा तो क्या आपका साइक्लिन बी डिग्रेड होगा, साइक्लिन बी डिग्रेड नहीं होगा। तो CDK क्या रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। CDK1 क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, और क्या आपका सिक्यूरिन डिग्रेड होगा, नहीं होगा। सिक्यूरिन डिग्रेड नहीं होगा तो क्या सेपरेज एक्टिव होगा, सेपरेज नहीं होगा। सेपरेज एक्टिव नहीं होगा तो क्या कोहेसिन डिग्रेड होगा, कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड नहीं होगा। अब कोहेसिन डिग्रेड नहीं होगा तो क्या सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। बात समझ आई, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो, बहुत इजी है। नॉर्मल केस में हमने देखा कि APC का एक्टिव होना जरूरी है अगर सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करना है और CDK1 को इनिबिट करना है। अब लेकिन एबनॉर्मल केस में क्या हुआ, क्योंकि भैया काइनेटोकोर प्लेट फ्री है, जब वो प्लेट फ्री होती है ना तो बब और मेड आके, ये जो दो प्रोटीन होती हैं, ये दोनों आके बाइंड कर जाती हैं और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। फिर क्या होता है, मेड प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। मेड प्रोटीन जैसे ही एक्टिव होती है, ये CDC20 से बाइंड कर जाती है। अब CDC20 फ्री नहीं है तो APC से बाइंड नहीं कर पाएगा। बेचारा APC क्या है, बेचारा उदास हो गया। अब ये क्या है, APC क्या हो गया, उदास हो गया। तो ना तो ये साइक्लिन बी को डिग्रेड कर पाएगा, ना सिक्यूरिन को डिग्रेड। ठीक है, चलो भैया, मुझे लगता है अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर भी मुझे बताना भाई, कमेंट बॉक्स में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, कुछ भी बना दूंगी, लेकिन समझाऊंगी जरूर दोबारा। अब देखो एनाफेज, मेटाफेज से एनाफेज प्रोग्रेशन हो गया, नॉर्मल बिल्कुल चल रही है तो ठीक है, ये चेक पॉइंट होता है, चेक किया जाता है एनाफेज में। भाई दोनों जगह से स्पिंडल फाइबर अटैच हुई तो क्या होता है एनाफेज में, द सिस्टर क्रोमेटिड सिंक्रोनसली सेपरेट टू फॉर्म टू डॉटर क्रोमोसोम। देखो ये एक अपोजिट पोल पे चली गई सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरी दूसरे पोल पे चली गई। ठीक है, एंड ईच इज पुल्ड स्लोली टुवर्ड्स द स्पिंडल पोल इट फेसेस द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल गेट शॉर्टर। ये देखो ये स्पिंडल फाइबर जो है माइक्रोट्यूब्यूल क्या होंगे, ये शॉर्टर हो जाएंगे। अब छोटे होंगे ना भाई, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होंगे तभी तो ये अलग अलग अपने अपने अपोजिट पोल पे जाएंगी। गेट शॉर्टर एंड द स्पिंडल पोल्स ऑल्सो मूव अपार्ट। बोथ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। इससे क्या हो गया, क्रोमोसोम क्या हो गया, सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है भैया, टीलोफेज द टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल पहुंच गई है। द एंड डीकंडेंस, और क्या हो गई, डीकंडेंस हो गई। सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम एट स्पिंडल पोल। अ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप रीअसेंबल्स अराउंड ईच सेट। ठीक है, देखो ये क्या दिखा रहा है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप अब क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है अपीयर होना, रीअसेंबल, कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई एंड मार्किंग द एंड ऑफ माइटोसिस। अब देखो एक ये बन जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप, एक ये न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, तो माइटोसिस क्या हो जाएगी यहाँ पर, कंप्लीट हो जाएगी, एंड मार्किंग द एंड ऑफ माइटोसिस। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिगिंस विद द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल लिंक। अब देखो भैया, अब एक सेल है, ये बड़ा सा सेल है, यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस बन गया है, एक ये न्यूक्लियस बन गया है, एक ये न्यूक्लियस बन गया है, लेकिन अभी
सेल का डिवाइड होना बाकी है ना, मतलब साइटोकाइनेसिस होना रिक्वायर्ड है। तो साइटोकाइनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोकाइनेसिस के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है। और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग किसकी होती है? एक्टिन एंड मायोसिन की। लिख देती हूँ, एक्टिन एंड मायोसिन की ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्रिएटिंग क्लीवेज फ्यूरो। और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनने के बाद क्या होता है, ये आपकी सेल जो है डिवाइड हो जाती है। अब ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई। समझ आया? कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है। ये तो केस होता है आपके यूकैरियोट्स की बात कर लीजिए आप। लेकिन ये प्लांट में ना अलग केस होता है, प्लांट में अलग केस होता है। अब प्लांट में क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो हायर प्लांट्स में क्या केस होता है, हमें ये वो देखना है। देखो अब यहाँ पर अगर हम इमेज देखें तो ये क्या है, गोल्जी वेसिकल्स है। गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल प्रिकर्सर्स को कैरी करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सेल वॉल प्रिकर्सर्स को कैरी करते हैं। और ये क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो इन गोल्जी वेसिकल्स का क्या होता है, फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। गोल्जी वेसिकल्स का क्या होता है, फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, अब गोल्जी वेसिकल्स का फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। अर्ली सेल प्लेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और इस प्लेट का क्या होता है, धीरे धीरे एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या करेगी, ये एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनना मेरी बात। क्या होता है, गोल्जी वेसिकल्स कैरी करती है सेल वॉल प्रिकर्सर्स को। और ये जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं ये एसोसिएटेड किसके साथ रहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। एट द फॉर्मर, ये ध्यान रखना, एट द फॉर्मर साइट ऑफ, फॉर्मर साइट ऑफ मेटाफेज एट, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है इन वेसिकल्स का, ठीक है। तो क्या होता है, ये सेल प्लेट, अर्ली सेल प्लेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, इस जो ये अर्ली सेल प्लेट होती है इसका एक्सटेंशन होना स्टार्ट होता है। इस अर्ली सेल प्लेट का क्या होता है, एक्सटेंशन होना स्टार्ट होता है। या फिर आप कह सकते हैं ये एक्सपेंड होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है इसका, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल, किसके परपेंडिकुलर रहती है, स्पिंडल के। और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रीच करेगी, इसका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और सेल क्या है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। देखो जैसे ही एक्सटेंड कर रही है ये आउटवर्ड की तरफ, एक मिनट में रेड कलर यूज, ये देखो ये एक्सटेंड कर रही है आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही है ना, बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही है। अब जैसे ही बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फ्यूजन हो जाएगा और क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। समझ आई किस किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है हायर प्लांट्स में? भाई अगर बात की जाए नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है आपके साइटोकाइनेसिस में, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होती है, ठीक है, जो कि किसकी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन में भी मायोसिस सेकंड की, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो गोल्जी वेसिकल्स कैरी करते हैं सेल वॉल प्रिकर्सर्स को, किसके साथ एसोसिएट रहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। जब ये आपस में गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज करना शुरू करते हैं, अर्ली सेल प्लेट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अर्ली सेल प्लेट एक्सपेंड करती है आउटवर्ड की तरफ, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर रहती है ये स्पिंडल के। और जैसे ही इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। बस यही है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना, बिल्कुल। और अगर कुछ भी डाउट हो बच्चों, कुछ भी, तो आप लोग मुझे पूछ लेना, ऐसा ना करना कि पूछो नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे ये, हम जरा ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज वाइज साइकिल। देखो सबसे बड़ा फेज होता है प्रोफेज का, देन उसके बाद होता है मेटाफेज, के बाद होता है मेटाफेज। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ऐसे बना, प्रोफेज, देन मेटा, देन टीलोफेज, और देन सबसे छोटा फेज कौन सा होता है, एनाफेज। ये क्या है, स्मॉलेस्ट फेज है, पूछ सकते हैं मे बी आपसे। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनोफेज, ठीक है। चलो भैया अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर सर्विलेंस मैकेनिज्म दैट इंश्योर ऑर्डर एंड फिडिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल। बिल्कुल, गिवन बिलो आर सम ऑफ द चेक पॉइंट प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। तो देखो हम कौन कौन से चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, MET2 के बारे में हमने पढ़ लिया है, ATM और ATR। देखो आप सोचो आपको एग्जाम में 100% पढ़ा हुआ मिल जाए, वो कहीं नहीं मिलेगा।
कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो एटलीस्ट इतना पढ़ा हुआ होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो देखो, मैट 2 का फंक्शन देखो और एटीएम और एटीआर का देखो। तो याद करो, एटीएम और एटीआर कहाँ पढ़े थे? इनिबिशन ऑफ P21 से। तो क्या हो गया, सी का थर्ड हो गया। मैट 2 अभी क्या देखा, क्या रोल प्ले करता है? इनिबिट कर देता है सेपरेस के फंक्शन को। भाई एपीसी को ही वो एक्टिव नहीं होने दे रहा, एपीसी एक्टिव नहीं हो रही, तो सेपरेस का फंक्शन क्या हो गया? इनिबिट हो गया ना। तो ए का फोर्थ देखो, फर्स्ट ही निकला है, बी का फर्स्ट एंड सेकंड एंड सी का थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी CSIR नेट दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ। भैया मेटाफेज से एनाफेज में हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसलिए मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, तो किसका डिग्रेडेशन होता है? तो भैया साइक्लिन बी का होता है ना। साइक्लिन बी पे क्या होता है? यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा, और यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CDK1 इनिबिट। ठीक है, और किसका डिग्रेडेशन होता है? और आपका होता है डिग्रेडेशन यूरिन का। यूरिन पे क्या होता है? यूबिक्विटिनेशन हो जाता है, जिससे कि सेपरेज क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। और अगर सेपरेज इनहिबिट हो गया, तो क्या होगा? आपका कोहेसिन का डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगा। मैं लिख दे रही हूँ बस, मतलब समझ रहे हो ना, कोहेसिन का डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगा। कोहेसिन का डिग्रेडेशन इनहिबिट हो गया तो क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड जो है अलग अलग नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? फर्स्ट। आई होप गाइस बहुत अच्छे से माइटोसिस समझ आई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अदरवाइज मुझे ज्ञान वर्षा query@gmail.com पर भी बता देना। अदरवाइज कुछ नहीं तो मुझे ज्ञान वर्षा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं ये सारी जितनी भी मैंने सेल साइकिल पढ़ाई है, जितना भी मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैंने मोस्टली सबकी PDF अपलोड की है। हो जाता है कभी कभी स्किप हो जाती है मेरी PDFs भी, तो PDF मैंने यहाँ एटलीस्ट सेल साइकिल की सारी PDFs है यहाँ। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, fb.me ज्ञान वर्षा बायो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे या तो कहीं भी बता देना, कहीं भी मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूंगी कवर करवाने की वो भी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना प्लीज़, मुझे कमेंट में बताया करो कि मेरा कंटेंट कैसा लगता है तुम लोगों को। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे मैसेज आते हैं या मेल भी आ रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छे सेल साइकिल पढ़ा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, तो मैं और कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए। तो काइंड ऑफ आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम। ठीक है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।